Assalamu alaikum everyone. Hope so you all will be doing well. My name is Kainat Talat and today we will discuss on nanotechnology, which is a new topic and it will be an interesting lecture for you. So let's start now. First of all, what is nanotechnology? नैनो टेक्नोलॉजी जो है बेसिकली ये नैनो मीन्स ग्रीक वर्ड नैनो से ये लिया गया है नैनो वर्ड जिसका मीन है ड्वार्फ। हमें पता है कि ड्वार्फ का क्या मतलब होता है। ड्वार्फ जो है इसका मतलब होता है शॉर्टनेस, जैसे बोनापन, छोटा। तो नैनो जो है, नैनो भी ग्रीक वर्ड नैनो से ही लिया गया है जिसका मीन था ड्वार्फ। यहाँ से पता चल गया कि नैनो जो है ये जो है स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे पार्टिकल्स जो हैं उनके साथ जो है इसका कनेक्शन है, यानी उनके साथ इसकी स्टडी रिलेट करती है। नैनोमीटर इज़ 1 बिलियंथ ऑफ अ मीटर। तो ये 1 मीटर का आप 1 बिलियंथ पार्ट ले लो तो वो हमारे पास नैनोमीटर कहलाएगा। एटलीस्ट 1 डायमेंशन मस्ट बी इन नैनो रेंज। तो जो नैनो पार्टिकल्स हैं, ये हमें पता चल गया कि नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो नैनो पार्टिकल्स की स्टडी के साथ रिलेट करती है। तो जो नैनो है टेक्नोलॉजीज में जो पार्टिकल्स हैं उनमें से उन पार्टिकल्स की 3 डायमेंशंस में से एक डायमेंशन नैनो रेंज में होनी चाहिए। डायमेंशंस कौन सी होती हैं? ये हाइट हो गई, विड्थ हो गई, लेंथ हो गई। तो उसमें से कि मतलब अगर कोई लेंथ वाइज वो बहुत लंबी है वो चीज़, रोप वगैरह, तो विड्थ में वो उसका जो है विड्थ उसकी नैनो रेंज में फॉल करनी चाहिए। यानी उसकी विड्थ 1 to 100 जो नैनोमीटर है इस रेंज में हो तो वो नैनो पार्टिकल में कैटेगराइज किया जाएगा वो पार्टिकल। जैसे मैंने आपको रॉप की एग्जांपल दी, इसी तरीके से अगर किसी की विड्थ बहुत ज़्यादा है तो उसकी हाइट, उसकी लेंथ जो है वो नैनो रेंज में फॉल करनी चाहिए, तब वो नैनो पार्टिकल होगा। तो ये बात कही गई कि एटलीस्ट पार्टिकल की एक डायमेंशन जो है वो नैनो रेंज में होनी चाहिए। ये नैनो जो है नैनो टेक्नोलॉजी ये बेसिकली है स्टडी ऑफ एटॉमिक, मॉलिक्यूलर, मैक्रोमोलिक्यूलर लेवल्स पे जो है मैटर जो है इसकी स्टडी, जिसमें बेसिकली जो पार्टिकल्स हों उनकी रेंज कितनी हो, 1 to 100 नैनोमीटर। अगर सारी डायमेंशंस की नहीं तो एटलीस्ट एक डायमेंशन की रेंज इस वैल्यू के इन बिटवीन फॉल करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास सिंथेसिस, एनालिसिस, करेक्टराइजेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, मतलब इनकी सिंथेसिस, इनकी एनालिसिस, करेक्टराइजेशन केमिकल कंपाउंड्स की नैनो स्केल पे। वही बात, नैनो इसमें सब कुछ जो है नैनो वर्ड जहाँ पे आ गया, उस वर्ड को ही जब मैंने पहले आपको डिफाइन कर दिया है कि वो नैनो जो है ये ग्रीक वर्ड है नैनो और इसका मतलब है ड्वार्फ। तो जहाँ पे भी नैनो का वर्ड आएगा इट्स ऑब्वियसली इसका मतलब होगा कि स्मॉल पार्टिकल, मतलब शॉर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर फिर वो कह रहे हैं कि सिंथेसिस, एनालिसिस और कैरेक्टराइजेशन केमिकल कंपाउंड की सब्सटेंसेस की नैनो स्केल पे की जाती है नैनो टेक्नोलॉजी में। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये इंटरडिसिप्लिनरी एंडिएवर है। मतलब हम कहते हैं ना इंटरडिसिप्लिनरी के वो वाला आप कह लें इंटरडिसिप्लिनरी, वो जिसमें मोर देन वन फील्ड्स जो हैं वो उसमें आ रही हैं, उसमें स्टडी की जा रही। तो नैनो साइंस या नैनो टेक्नोलॉजी, इसमें भी हम हर जो साइंस है वो उसमें ये चीज़ नैनो साइंस आ रही होती है। लाइक केमिस्ट्री है, इसमें नैनो केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, मेडिसन, IT हो गया, मटेरियल साइंसेज, मेडिसन, सब में नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी आती है। मींस कि ये एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज है कि ये दूसरी फील्ड्स जो हैं उनके साथ रिलेट करती है। अगर हम साइज़ की बात करना चाहें कि नैनो साइज़ कितना होता है, उसके साइज़ की अंडरस्टैंडिंग करना चाहें, तो लेट्स सपोज हमारे पास अर्थ है, तो हम कहेंगे कि अर्थ के कंपैरिजन में जितना फुटबॉल का साइज़ होता है ना, वो नैनो साइज़ है। ठीक है, इसी तरीके से फुटबॉल के साइज में नैनो पार्टिकल का साइज इतना छोटा होगा जितना अर्थ के कंपैरिजन में अपना फुटबॉल का साइज है। तो इतना जो है आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नैनो पार्टिकल्स जो हैं इतने छोटे पार्टिकल्स हैं, और इन जिनको हम इस टेक्नोलॉजी में, इस ब्रांच में आप कह लें कि स्टडी करते हैं, नैनो साइंस में जिनको स्टडी करते हैं।
हाउ बिग इज द नैनोमीटर? नैनोमीटर कितना बिग है? अगर हम अपने नेल्स की बात करें, इसके सपोज हम कहते हैं कि 0.05 सेंटीमीटर पर वीक में जो है उनकी ग्रोथ होती है, मतलब एक वीक में वो 0.05 सेंटीमीटर बढ़ते हैं, तो हम कह सकते हैं कि एक सेकेंड में जो है ना उनकी ग्रोथ वो 1 नैनोमीटर हो रही है। तो यहाँ से भी आप कंपैरिजन करके इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नैनोमीटर जो है वो कितना स्मॉल साइज़ है, स्मॉलेस्ट है। हाउ बिग इज़ द नैनोमीटर? वही उससे ही हम सेकेंड जो है रिलेट करें एग्जांपल, जैसे हमने लास्ट नेल्स वाली स्टडी किया। अब नेक्स्ट अगर हम ऐसा करें एग्जांपल, ये एग्जांपल लें कि अगर फुटबॉल है, फुटबॉल फील्ड है और हमारे पास हमने उसको पेंट करना है, ठीक है, उसको ग्राउंड को पेंट करना है, और पेंट जो करें उसकी जो लेयर हो, पेंट की थिकनेस जो हो वो 1 नैनोमीटर हो। मतलब पूरे ग्राउंड पे पेंट करें और उसकी जो पेंट की लेयर की जो थिकनेस हो वो 1 नैनोमीटर हो, आपको कहा जाए कि पेंट कर दें, तो इस 1 नैनोमीटर थिकनेस का पूरे ग्राउंड पे पेंट करने के लिए आपको कितना पेंट चाहिए होगा? 1 टीस्पून। यानी 1 टीस्पून लेके आप पूरे ग्राउंड पे 1 नैनोमीटर थिकनेस लेयर क्या पेंट कर सकते हैं। इतना स्मॉल साइज होता है। उसके बाद अगर हम कुछ पार्टिकल्स की बात करें, वाटर में जो होता है 0.1 नैनोमीटर, ग्लूकोज में 1 इसका होता है साइज़, एंटीबॉडी 10 होता है नैनोमीटर, वायरस में देखें 100 नैनोमीटर है, बैक्टीरिया में 1000, कैंसर सेल का 10,000 से जो होता है लैक्स में तक जाता है। इसी तरीके से पीरियड यानी डॉट जो है, इसका अगर हम साइज़ देखें तो हमारे पास इसमें भी 10 लाख या 1 मिलियन कह सकते हैं, इतना होता है। इसी तरीके से टेनिस बॉल का साइज हम देख सकते हैं कि 100 मिलियंस तक जाता है। तो ये जो है हमारे पास नैनोमीटर में पार्टिकल्स का साइज़ है। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर एटम का देखा जाए, एटम का साइज देखा जाए तो 0.3 नैनोमीटर होता है। और अगर टिपिकल अगर स्पेसिंग देखी जाए कि कार्बन 2 एटम्स हैं उनके दरमियान, तो वो 0.12 टू 0.15 नैनोमीटर तक होगी। और रेड ब्लड सेल्स का साइज देखा जाए 6000 नैनोमीटर होता है। ह्यूमन हेयर जो है उसका देखा जाए डायमीटर, तो वो 80,000 नैनोमीटर होता है। और अगर हम उसको टच करके फील करके देखें तो ह्यूमन हेयर हमें पता है बहुत बारीक होता है, तो उसका डायमीटर 80,000 नैनोमीटर तक होता है। अब डिड साइंटिस्ट क्रिएट नैनो, मतलब उन्होंने खुद से बनाया क्या, मतलब कैसे था कि सबसे पहले ये देखा गया कुछ जो हैं चीज़ें, जैसे अगर हम सबसे इसको हम एग्जांपल के साथ रिलेट करें कि सपोज जैसे न्यूटन था, कि ग्रेविटी को साइंटिस्ट ने कैसे किया था, खुद ही कर लिया था कि न्यूटन बैठा हुआ था, जो एप्पल था वो फॉल किया, उसने कहा कि ये नीचे ही आया है, उसके मतलब इसी तरीके से न्यूटन का जो है एप्पल का गिरना, वो उससे नेक्स्ट जो है वो ग्रेविटी की डिस्कवरी हुई कि ग्रेविटी एक चीज़ है, मतलब ज़मीन में एक फोर्स है जो चीज़ों को खींच रही है, एट्सेट्रा। इसी तरीके से कि नैनो जो है इसको कैसे मतलब क्रिएट किया गया कि इंसेक्ट्स और लिजर्ड्स को देखा गया कि वो वॉल्स पे चिपकने के, स्टिक होने के काबिल हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द नैनो स्ट्रक्चर ऑन देयर फीट्स। उनकी फीट्स में बहुत छोटे छोटे कुछ पार्टिकल्स, कुछ स्ट्रक्चर थे। नैनो, जब नैनो वर्ड यूज़ हो गया तो इतने मतलब माइक्रो लेवल के छोटे पार्टिकल, स्मॉलेस्ट वन कह लें, वो थे। फिर स्पाइडर्स के केस में देखा गया कि स्पाइडर्स जो है उनका वेब वो भी बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब अगर फिजिकली देखा जाए तो इतना बारीक सा होता है बट स्ट्रॉन्ग होता है कि स्पाइडर उसके ऊपर ट्रैवल कर रहा है तो वो उसमें भी नैनो फाइबर्स होते हैं। फिर बटरफ्लाइज के केस में देखा गया कि उनके विंग्स भी शाइनी रिफ्लेक्शन शो करते हैं, क्योंकि उनके जो विंग्स हैं उनमें भी कुछ ना कुछ नैनो क्रिस्टल होते हैं। इसी तरीके से फिर प्लांट्स में देखा गया कि क्लोरोप्लास्ट जो है, प्लांट्स में वो नैनो फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्री है जहाँ पे चीज़ें वगैरह बनती, तो नैनो फैक्ट्रीज हैं, स्मॉलेस्ट फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे सूरज की एनर्जी को यूज़ करके ग्लूकोज बनता है। तो ये कुछ नेचुरल थे जहाँ पे नैनो पार्टिकल्स पाए जा रहे थे। फिर यही जो नैनो टेक्नोलॉजी है ये साइंटिस्ट ने ट्राई की, नेचुरल जो थे नैनो पार्टिकल्स उनको कॉपी करके न्यू जो आर्टिफिशियली नैनो पार्टिकल्स थे उनको सिंथेसाइज करवाया।
हिस्ट्री क्या थी नैनो टेक्नोलॉजी की, पहले कब आई, क्या हुआ कि 2000 ईयर्स एगो जो सल्फाइड नैनो क्रिस्टल्स थे ये यूज़ किए गए हेयर डाई के लिए, ठीक है, ग्रीक्स एंड रोमन्स ने यूज़ किए थे। फिर देन 1000 ईयर्स अगो मिडल एज में गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स यूज़ किए गए। ये किसके लिए यूज़ किए गए? स्टेन विंडोज़ को डिफरेंट कलर्स जो है प्रोड्यूस करने के लिए स्टेन विंडोज़ में। 1974 में जो थी नैनो टेक्नोलॉजी टर्म फर्स्ट टाइम फिर यूज़ की गई थी, ये साइंटिस्ट ने टेनिगुची ने यूज़ की। 1981 में IBM डिवेल्प स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप डिवेल्प किया। दिस माइक्रोस्कोप इवॉल्व्ड, ये डिवेल्प हुआ था टू अलो द मैनिपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन दिस फील्ड। जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उनकी मैनिपुलेशन के लिए जो है माइक्रोस्कोप डिवेल्प हुआ। तो 1985 में बकी बाल तो जो है वो एलोट्रोप है कार्बन का, इसकी साइंटिस्ट ने डिवेल्प किया राइस यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स। और इसमें आलमोस्ट C60 जो हैं, मतलब कार्बन आलमोस्ट 60 जो कार्बन के एटम्स होते हैं वो कह लें कि प्रेजेंट होते हैं अप टू 60 तक। देन 1991 में कार्बन नैनो ट्यूब डिस्कवरी उनकी हुई। तो ये कुछ हिस्ट्री थी नैनो टेक्नोलॉजी की। उसके बाद ये बताया गया है कि गोल्ड एंड सिल्वर जो है स्वीट्स और स्पाइसेस पे उनकी कोटिंग होती है, तो उसकी थिकनेस जो होती है वो 300 नैनोमीटर तक होती है। हालांकि वो बहुत थिन सी लग रही होती है ना, तो उसकी थिकनेस इतनी होती है। और हमें पता है कि हम ये यूज़ क्यों करते हैं कि जो भी हमारे स्वीट्स हैं उसको माइक्रोबियल इन्फेक्शन से बचाया जा सके। तो अब तो खैर सिल्वर की गोल्ड बहुत कॉस्टली है, लेकिन कुछ जो है पुराने जो बादशाह वगैरह होते थे वो गोल्ड की कोटिंग भी यूज़ करते थे। और यहाँ पे कुछ जो है मसाला जात उनके ऊपर भी कोटिंग की हुई है। यहाँ पे पाकिस्तान में ये चीज़ कम है, बट फॉरेन्स में जो है फॉरेन में यूज़ होती है, इंडिया वगैरह में एक्सेट्रा। तो वहाँ पे जो है मसाला जात उनके ऊपर भी सिल्वर की कोटिंग की जाती है। अब हमारे पास जो नैनो पार्टिकल्स हैं, स्मॉल पार्टिकल्स, हमें पता चल गया उन वो नैनो पार्टिकल्स हैं, उनको अगर बल्क पार्टिकल्स यानी जो नॉर्मल हैं, जो बड़े पार्टिकल्स हैं, उनके साथ कंपैरिजन किया जाए इनका, तो वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। मतलब अगर उनकी जो स्मॉलनेस है, आप कह लें कि उनका जो स्मॉलनेस है वही उनको न्यू प्रॉपर्टीज़ जो है वो अटेन करवा देती है। लाइक यहाँ पे जो है मग कह लें, कुछ भी, वो आपको कंपेयर करके दिखाया गया है डायग्राम में कि ये जो है बल्क साइज़ है, ये नैनो साइज़ है। इसमें हम पानी लेंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, इसमें कम होगा, ये प्रॉपर्टी तो डिफरेंट है, ये ऑब्वियस बात है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये पानी में डिप कर जाएगा, मतलब डूब जाएगा, ये पानी में नहीं डूबेगा, ठीक है। मतलब कि जो जब पार्टिकल्स नैनो साइज़ के हो जाते हैं, नैनो पार्टिकल्स, तो उनकी जो एक प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है वो ये होती है कि सम टाइम्स उनकी ग्रेविटी जो होती है वो लूज़ कर जाती हैं, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी है जो उनकी स्मॉलनेस की वजह से वो अटेन करते हैं कि ग्रेविटी लूज़ कर देते हैं। इसके अलावा अगर स्टेन ग्लास इनमें साइज़ एंड शेप्स की बात की जाए तो हमारे पास अगर सिल्वर नैनो प्रिज्म्स हैं, उनका साइज़ जो है अच्छा, प्रिज्म से ये है कि नैनो जो पार्टिकल्स हैं इनमें कुछ भी आ सकता है, मतलब किसी शेप के आप कह लें हो सकते हैं, प्रिज्म फॉर्म में, सफ़ियर फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में, क्यूब फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे अब कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाई गई हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ध्यान से देखिए कि अगर सिल्वर है तो नैनो प्रिज्म है उसका, ठीक है, 100 नैनोमीटर साइज है, कलर उसका रेड है। फिर हमारे पास ये सिल्वर आ गया, इसमें 100 नैनोमीटर साइज है, बट जो उसकी शेप है वो स्फेरिकल है, तो इसका साइज़ क्रीम से कलर का है, ठीक है। अगर हमारे पास AU है, गोल्ड है हमारे पास, स्फेरिकल फॉर्म में 100 नैनोमीटर साइज़ है, तो उसका कलर ये ऑरेंज सा है। अगर 50 नैनोमीटर स्फेरिकल फॉर्म में उसका साइज़ है तो उसका ग्रीन कलर होगा। इसी तरीके से सिल्वर जो है उसका अगर सफ़ियर में साइज़ है तो हमारे पास 80 नैनोमीटर लेकिन साइज़ है, ठीक है। यहाँ पे भी सफ़ियर में साइज़ था लेकिन साइज़ डिफरेंट था, सफ़ियर फॉर्म में था लेकिन साइज़ डिफरेंट था। तो यहाँ पे भी सफ़ियर फॉर्म में हो लेकिन साइज़ 80 नैनोमीटर हो, तो ये लाइट ब्लू आप कह लें, स्काई कलर। और अगर 40 नैनोमीटर हो सफ़ियर में तो डार्क ब्लू कलर। मतलब आपको वादा हो रहा है कि नैनो पार्टिकल्स जो हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज अटेन करते हैं, कि अब यहाँ पे उनके साइजेस और उनकी शेप्स उनको डिफरेंट कलर्स अटेन करने पे मजबूर कर रही हैं। लाइक
यहाँ पे प्रिज्म में उसका देखें रेड है, प्रिज्म शेप में, सफ़ियर शेप में अगर हम देखें तो क्रीम हो गया है। तो इसी तरीके से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि साइज़ की बेस पे और शेप्स की बेस पे उनके कलर्स भी वेरी कर रहे हैं। नेक्स्ट हमें गोल्ड की कुछ ऐसे ही एग्जांपल दी हैं, जैसे वो बाकियों की बताया गया कि अगर उसकी सफ़ियर शेप है तो कलर ये होगा, अगर हमारे पास इस तरह की शेप है तो ये कलर है पर्पलिश सा, ये है तो ये रेडिश, ऑरेंज रेडिश। इसी तरीके से अगर हमारे पास यहाँ तक शेप आ जाती तो ये ब्लू से, मतलब यहाँ से इस तरफ से ब्लू जो है, गोल्ड ही कह रहे हैं, गोल्ड से ब्लू कलर तक वो वेरी करता है। मतलब पार्टिकल शेप जो है वो कलर को इफ़ेक्ट कर रही है। अब नैनो मटेरियल्स और बल्क मटेरियल में क्या डिफरेंट है, मेन जो है वो इंक्रीज्ड सरफेस एरिया एंड क्वांटम इफेक्ट्स है। क्वांटम इफेक्ट्स आपको यहाँ पे बस इतना देखना है कि क्वांटम इफेक्ट है एक रीज़न, एक फैक्टर जो दोनों में डिफ्रेंसिएशन जो है क्रिएट कर रहा है। बट यहाँ पे हम इंक्रीज्ड सरफेस एरिया, रिलेटिव सरफेस एरिया ही देखेंगे कि हमें पता है कि जब पार्टिकल का साइज़ बड़ा होगा तो वो सरफेस एरिया जो है वहाँ कम ऑक्यूपाई करेगा। मतलब यहाँ पे हमारे पास एक ये टिन बीकर कह लो, ठीक है, यहाँ पे हमने दो पार्टिकल्स रखे हैं, काफ़ी पार्टिकल नीचे रखे हैं ना, तो सरफेस पे उनके साइज़ बड़ा है, तो सरफेस पे भी हम रखेंगे तो दो ही पार्टिकल सरफेस एरिया पे आएंगे, ठीक है। अब इन्हीं पार्टिकल को हम क्रश करके दोबारा इसी साइज़ के बीकर में रख दें तो यहाँ पे अब जो हैं पार्टिकल हैं, और ऊपर अब दो की बजाय 4, 5, 6, 7 पार्टिकल सरफेस पे आ जाएंगे। सरफेस एरिया बड़ा ना, तो ये एक मेन डिफरेंस है, और ये डिफरेंस जो है नैनो पार्टिकल्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़ करने पे जो है वो अटेन करवाता है। जैसे कि देखें, कैन चेंज और इन्हांस रिएक्टिविटी स्ट्रेंथ एंड इलेक्ट्रिकल करेक्टरिस्टिक्स। जब उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है उनकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। लाइक अगर हम देखें कि तो सरफेस एरिया पहले जब रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट्स ने आपस में जो उनकी साइड एक दूसरे की तरफ एक्सपोज हो रही है, यानी जो उनका सरफेस है पहले वहाँ से रिएक्शन होना है ना, उसके बाद एक वो लेयर गई, फिर अगली लेयर आई, फिर अगली। तो जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो नैनो पार्टिकल्स के केस में वो सारे के सारे 5, 6 जितने भी हैं सारे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। जबकि बल्क मटेरियल में पार्टिकल ही 2 थे तो वो 2 करेंगे तो रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिकल करेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा होंगी, मतलब कंडक्शन वो ज़्यादा कर पाएंगे, ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, ज़्यादा मूवमेंट करेंगे एक जगह से दूसरी जगह, और कंडक्टेंस भी ज़्यादा होगी। एज पार्टिकल साइज डिक्रीजेज अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ एटम्स आर फाउंड एट द सरफेस। वही बात होगी ना, जब पार्टिकल साइज कम हो जाएगा तो सरफेस पे ज़्यादा जो है प्रोपोर्शन प्रेजेंट होगी। जैसे हमने अभी एग्जांपल 2 देखी कि अगर पार्टिकल साइज बड़ा था तो हमारे पास 2 ही पार्टिकल सरफेस पे आ रहे थे, पार्टिकल साइज कम हो गया तो 2 की बजाय 5, 6, 7, 8 पार्टिकल सरफेस पे आ गए। तो यहाँ पे है कि अगर पार्टिकल 30 नैनोमीटर साइज का है तो वो 5% जो है सरफेस पे एटम प्रेजेंट होंगे उस केस में। अगर 10 नैनोमीटर, अब हमने साइज कम कर दिया है, 10 नैनोमीटर कर दिया तो 20% जो हैं वो सरफेस पे आ जाएंगे अब। और अगर 3 नैनोमीटर अब और कम कर दिया तो 50% एटम जो है सरफेस कवर करेंगे। अब जो नैनो पार्टिकल्स हैं इनमें सरफेस एरिया ज़्यादा होता है लार्ज पार्टिकल्स की निस्बत, वही बार बार। और कैटालिटिक केमिकल रिएक्शंस अकर्स एट सरफेस। तो हमें पता है कि कैटालिटिक केमिकल रिएक्शन जो हैं वो भी सरफेस पे जो हैं अकर करते हैं। जैसे कैटालिस्ट ने अपना काम परफॉर्म कर देना होता है बट वो अपने आप को ना तो आल्टर करता है और रिएक्शन के एंड में ऐसा हमें मिल जाता है। तो कैटालिटिक रिएक्शन में अगर हम बात करें यही नैनो पार्टिकल्स की, तो जैसे हम हाइड्रोजनेशन में देखते हैं कॉमन एग्जांपल, जैसे पैलेडियम यूज़ होता है तो हम वहाँ पर पैलेडियम जो है एड्जॉर्ब्ड ऑन चारकोल पे एड्जॉर्ब्ड हुआ पैलेडियम यूज़ करते हैं। क्यों? सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने के लिए कि वो क्रश फॉर्म में होगा, उसके पार्टिकल छोटे होंगे, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, ज़्यादा हाइड्रोजन के पार्टिकल उसके साथ बाउंड होंगे और हाइड्रोजनेशन प्रोसेस फास्ट होगा। तो कैटालिटिक रिएक्शन में भी नैनो पार्टिकल्स का बहुत अहम रोल है कि ये कैटालिटिक एक्टिविटी बढ़ा देते हैं। वाई डज दिस हैपन? नैनो ओबे द सेम फंडामेंटल लॉ ऑफ यूनिवर्स, वही लॉ ओबे करते हैं। जैसे कोई भी आप ले लें करेंगे वही, बट डिफरेंस हो जाएगा प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा। बट सम थिंग्स दैट कैन बी इग्नोर्ड एट बिग स्केल कैन नॉट बी इग्नोर्ड एट स्मॉल स्केल। ऑब्वियसली अगर बिग स्केल पे वो इग्नोर की जाती हैं तो स्मॉल स्केल पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं इग्नोर की जा सकती। इसको समझने के लिए एग्जांपल देखें कि सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है 1 सेंटीमीटर कॉपर वायर में, ठीक है,
मतलब ये जो है हमारे पास वायर है, इतनी उसकी थिकनेस है, स्लाइड जितनी थिकनेस लगा दें सपोज, जितनी हमारी स्लाइड है उतनी उसकी थिकनेस है, और इलेक्ट्रॉन जो है अंदर अब मूव कर रहा है, ये मूव कर गया, ठीक है। तो मे नेवर सी दी बाउंड्रीज ऑफ वायर, वो मूव करता हुआ इलेक्ट्रॉन बाउंड्री के साथ नहीं टकराएगा, इतनी भाई इतनी खुली वायर है, वो अंदर से मूव करके चला जाएगा। बट अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो स्मॉल कॉपर वायर में ले लें, नैनोमीटर में, जैसे अब पहले पूरी स्लाइड का साइज लिया था, अब ये जो ऊपर हमारे पिंकिश कलर शो हो रहा है इसका साइज ले लें, ठीक है, कि इस साइज की कॉपर वायर में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली बम्प इनटू द बाउंड्रीज ऑफ द वायर विच अफेक्ट्स हाउ इट मूव थ्रू दैट वायर। अब वो बाउंड्रीज को इग्नोर नहीं कर सकता, वो उसका टकराव हो सकता है क्योंकि उसके पास स्पेस ही बहुत थोड़ी रह गई है। तो ये चीज़ बिग स्केल पे इग्नोर हो रही थी, बट स्मॉल स्केल पे बाउंड्री इग्नोर नहीं हुई। Therefore, the 1 nanometer diameter copper wire exhibits different electrical properties. Obviously 1 nanometer की प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी मैक्रो स्केल से, यानी 1 सेंटीमीटर से। ये इम्पॉर्टेंट है। अभी वैसे हमने पढ़ा कि सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करता है, नैनो पार्टिकल्स जो हैं उनकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज़ होता है। अब हम सरफेस टू वॉल्यूम रेशो देख लेते हैं और इसको एक्सप्लेनेशन इसकी देख लेते हैं अच्छे से, कि सपोज हमारे पास एक बड़ा सा क्यूब है जिसकी सारी जो साइड्स हैं 1 मीटर की हैं, ठीक है, और ये अब हमने उसी क्यूब को जो है स्मॉल पार्टिकल्स में जो है कन्वर्ट कर दिया है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, जिसका यहाँ पे उसकी साइड्स 1 मीटर की है, यहाँ पे एक क्यूब की साइज 1/2 मीटर की कर दी है, ठीक है। अब हमने देखना है, पहले तो आप विजिबली देख लेना, आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे सरफेस एरिया में एक ही जो है वो हमारे पास क्यूब है, यहाँ पे 4 हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ है। अब हम इसको कैलकुलेशन के थ्रू इसकी रेशो देख लेते हैं और सब कुछ, और एरिया भी। तो एरिया हमारे पास, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है हमारे पास जो भी हमारे पास वो उसकी साइड्स की लेंथ है उनको मल्टीप्लाई कर देना, यानी इसका स्क्वायर। तो 1 मल्टीप्लाइड, हर जो साइड है वो 1 मीटर की है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और टोटल कितनी साइड्स हैं 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका एरिया निकल गया 6 मीटर स्क्वायर। अब हमने निकालनी है सरफेस टू वॉल्यूम रेशो। सरफेस एरिया हमारा 6 मीटर स्क्वायर आया है इस केस में। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, सब कुछ 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मीटर क्यूब आ जाएगा, और रेशो ये आ जाएगी। अब हम स्मॉल पार्टिकल के केस में अगर हम देख लें, तो मैंने आपको पहले बता दिया इसका एरिया जो है यहाँ पे 1 मीटर था, यहाँ पे हर साइड जो है वो 1/2 है, तो वही फार्मूला यूज़ करेंगे 1/2 मीटर स्क्वायर, मतलब स्क्वायर, और 6 साइड्स हैं तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। और अब हमने उसको कितना जो है क्यूब को डिवाइड किया टोटल 8 में, 8 जो है पार्टिकल है ना हमारे पास, तो 8 के साथ मल्टीप्लाई करके हमारा एरिया आ गया 12। तो एरिया देख लें डबल है, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 12 है। और अब सरफेस टू वॉल्यूम रेशो देखेंगे तो हमारे पास फिर से आ जाएगी 12/1, और हमारे पास आ जाएगा 12। Neglecting spaces between the smaller boxes, the volumes of the box on the left and the box on the right are the same. यहाँ पे अब वॉल्यूम की बात रह गई कि यहाँ पे वॉल्यूम 1 कैसे आ गया है, तो वो कह रहे हैं कि स्पेसेस निगलेक्ट करें बॉक्सेस में जो हैं, तो जो लेफ़्ट और राइट साइड पे जो बॉक्सेस हैं उनका वॉल्यूम सेम होगा, लेकिन सरफेस एरिया डिफरेंट होगा। सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर बॉक्सेस एडेड टुगेदर इज़ मच ग्रेटर। सरफेस एरिया स्मॉलर बॉक्सेस का ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू सिंगल बॉक्स। मतलब आप वॉल्यूम देखें ना, तो ऑक्यूपाई वो उतनी ही स्पेस कर रहा है। वॉल्यूम क्या है कि कितनी जगह वो घेर रहा है, स्पेसिस को निगलेक्ट करें तो वो उतनी ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है जितना ये कर रहा है। तो वॉल्यूम दोनों केसेस में इसीलिए 1 लिया है, सरफेस एरिया डिफरेंट है। तो ये हमारे पास जो है हमने मैथमेटिकली भी देख लिया, ये बिल्कुल वही है जो भी हम देख के आए हैं कि सपोज स्मॉल क्यूब्स हैं, एक 1 सेंटीमीटर है तो एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 साइड हैं, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे एरिया 6 साइड से तो हमारे पास सरफेस एरिया हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम जो होगा वो हम ऑब्वियसली 1 होगा, तो सरफेस टू वॉल्यूम रेशो वही आ जाएगी जो भी हम देख के आए हैं। और यहाँ पे जो एग्जांपल ली गई है इसमें यह है कि एक ब्लॉक है, 64 शुगर क्यूब्स हैं, तो अगर हम उसमें से एक ब्लॉक ले लेते हैं जिसकी 4 सेंटीमीटर जो है वो है साइड्स, ठीक है, तो उसका सरफेस एरिया जो हमारे पास होगा वो हो जाएगा 4, एक साइड है तो हम एरिया का फार्मूला क्या है 4 × 4 16 आएगा। हर साइड का जो है हमारे पास वो 4 सेंटीमीटर है ना,
जैसे लास्ट एग्जांपल में 1 सेंटीमीटर था, तो 4 × 4 किया, एरिया स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का यही फार्मूला है ना, 4 × 4 किया कि हर साइड की जितनी भी है लेंथ वगैरह, तो 4 स्क्वायर किया 16 आ गया, तो टोटल कितनी साइड्स हैं 6, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। और वॉल्यूम वही, एक साइड 4 है तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट किया तो ये इसका वॉल्यूम आ गया। और वॉल्यूम टू सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो निकाली तो हमारे पास ये आ गया। अब सपोज करें कि हम उसके जो है 64 क्यूब्स के जो जो इंडिविजुअल हैं, ये 64 इसका हम निकालना चाह रहे हैं सरफेस एरिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, 64 है तो हम 64 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो हमारे पास एक साइड्स हैं वो 6 हैं, सपोज यहाँ पे एक साइड का एरिया 1 था, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 384। अब आप इस एरिया को, ये हमारे पास कौन सा एरिया आ गया, इंडिविजुअल का, दोबारा से अपने एग्जाम्पल के साथ कंपेयर किया है, ये इंडिविजुअल का, हर पार्टिकल्स का, ठीक है, और ये हमारे पास टोटल का। तो इसी तरीके से ये हमारे पास आ गया इंडिविजुअल का, इंडिविजुअल क्यूब्स का आल। तो इस केस में अगर हम देखें तो 384 है नैनो पार्टिकल्स के केस में, और अगर कंबाइन देखें तो हमारे पास कितना एरिया है 96, तो ये उससे 4 टाइम्स ज़्यादा है। तो इस तरीके से नैनो पार्टिकल्स के केस में सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। यहाँ पे भी अगर हम देखें, वो कह रहे हैं कि फॉर ए फिक्स्ड टोटल वॉल्यूम डिक्रीजिंग द रेडियस, वॉल्यूम को हमने फिक्स रखना है कि जितनी इसने स्पेस ऑक्यूपाई की है उतनी इसने, वॉल्यूम चेंज नहीं करना, रेडियस को कम ज़्यादा करो। यानी पहले जो था वो बड़ा पार्टिकल उतनी जगह घेर रहा है, अब आपने छोटे छोटे पार्टिकल भी उसी उतना ही आपने देखना है कि छोटे पार्टिकल भी उतनी जगह में रहें, बस आपने उनका रेडियस छोटा कर देना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सरफेस वॉल्यूम को सेम रखेंगे तो सरफेस एरिया फिर भी देख लें, वहाँ पे यहाँ पे रेडियस 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 0.5 है, और सरफेस एरिया में 8 पार्टिकल्स आ रहे हैं, सरफेस एरिया जो है डबल हुआ है। पहले इस केस में देख लें 12.6 था, तो इस केस में 25.1 हुआ है, यानी क्रशिंग करने से 1 सेंटीमीटर पार्टिकल को नैनो पार्टिकल में सरफेस एरिया 1000 टाइम्स इंक्रीज होता है। इसी तरीके से देखें, लार्ज सरफेस टू वॉल्यूम रेशो है, तो हमारे पास ये जो है उस केस में इतना हीट चेंजेस या इन्वायरमेंटल चेंजेस में ससेप्टिबल नहीं होगी चीज़। अगर स्मॉलर है, यानी जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है, बट तो इस केस में वो इतना ससेप्टिबल नहीं होगा चेंजेस, जो भी इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रही हैं उसमें, ठीक है। तो ये भी जो हमारे पास है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो के एग्जांपल। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन की बेस पे अगर हम देखें तो सबसे पहले है, वैसे ना इसकी क्लासिफिकेशन होती हैं डिफरेंट बेसिस पे, कॉमनली यही है देखी जाती, साइज़ की बेस पे आप कह लें, डायमेंशन की बेस पे कह लें। तो एक पहली है 0 डायमेंशन, जिसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट सारे जो हैं वो नैनो फॉर्म में हों, जैसे पहले केस में ना तो उसकी लेंथ ज़्यादा है, ना उसकी विड्थ ज़्यादा हो, ना हाइट ज़्यादा हो, सारे नैनो फॉर्म में, तो उसे नैनो डॉट्स नैनो पार्टिकल्स हम कह सकते हैं, ये 0 डायमेंशन में आएगी। 1 डायमेंशन में वो आएगी जिसमें सिर्फ कोई एक डायमेंशन तो एटलीस्ट ऐसी हो जो नैनो साइज में, नैनो रेंज में, यानी 1 to 100 नैनोमीटर रेंज में फॉल करे, जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड पे पढ़ा था। तो यहाँ पे देखें इसकी लेंथ तो खैर बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर हाइट देखें तो वो बहुत नैनोमीटर में आ रही, बहुत छोटी है, यानी 1 to 100 नैनोमीटर में फॉल कर रही है। तो दैट्स वाई ये 1 डायमेंशन में आ जाएंगी। इसकी एग्जाम्पल हो जाएगी नैनो वायर्स, नैनो ट्यूब्स। 2 डायमेंशन में आ जाएंगी कि जिनमें 2 डायमेंशन जिनमें 2 पैरामीटर्स ही 2 हों, ठीक है, या लेंथ हो, ब्रेड्थ हो, हाइट हो, जैसे थिन सरफेस कोटिंग वगैरह होती है, तो इनका जो साइज़ है वो भी नैनो रेंज में फॉल करना चाहिए। 3 डायमेंशंस जिसमें सारे के सारे पैरामीटर्स हों, लेंथ ब्रेड्थ हाइट वगैरह, और इसमें क्रिस्टल्स आ जाते हैं, ठीक है। अब ये 3 डायमेंशन और 0 डायमेंशन को कंफ्यूज नहीं करना, इसमें सारे पैरामीटर नैनो में होने चाहिए, पर इसमें वैसे सारे पैरामीटर्स मौजूद होने चाहिए, ठीक है, और ऑब्वियसली वो नैनो साइज में होने चाहिए। तीनों के तीनों हो जाएं, या कुल जो है टोटल मिला के जो है इसका पार्टिकल का साइज हो जाए। ये कुछ पार्टिकल्स दिखाए हैं, नैनोस्फीयर, सॉलिड गैस है, ये पॉलीमेरिक हाइड्रोजेल, मीजोपोरस सिलिका, कार्बन नैनो ट्यूब है ये हमारे पास, और नीचे भी कुछ वायरसेस, एल्बुमिन, फेरिटीन, लाइपोसोम, तो ये सारे भी देख लीजिएगा। इसके अलावा
नैनो मटेरियल्स को जो क्लासिफिकेशन उनकी क्या होती है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, हाइब्रिड, 3 फॉर्म में जो है क्लासीफाई किया जाता है। हाइब्रिड जो है वो दोनों होती हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक में है फुलीरीन नैनो ट्यूब्स, इलेक्ट्रोस्पन नैनो फाइबर्स आ जाती हैं। और फुलीरीन में सी जो कार्बन है वो 60 तक या 70 तक होता है, इसकी एलोट्रोपिक फॉर्म ही है। नैनो ट्यूब्स आ गई, ये भी कार्बन की। और ये जो है हमारे पास सेलुलोज, बायोसेलुलोज, ये इसमें आ जाती हैं। इसके अलावा इनऑर्गेनिक में मेटल्स, मेटल ऑक्साइड्स, क्वांटम आ जाते हैं। और हाइब्रिड दोनों का जो प्रोसेस, दोनों का सम अप है, ऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। प्रॉपर्टीज़ हैं नैनो पार्टिकल्स की, वही कि नैनो स्केल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, जो है इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है मैक्रो स्केल से। ओपेक सब्सटेंसेस होते हैं, यानी ट्रांसपेरेंट नहीं होते। बट अगर नैनो पार्टिकल है, अगर हमारे पास लार्ज पार्टिकल है, उसको नैनो पार्टिकल में कन्वर्ट किया जाए तो वो ओपेक से ट्रांसपेरेंट हो सकता है। इसी तरीके से स्टेबल मटेरियल है, उनको नैनो पार्टिकल में कन्वर्ट किया जाए तो वो कंबस्टिबल हो सकते हैं। इंसुलेटर्स कंडक्टर हो सकते हैं। सॉलिड्स लिक्विड में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये सारी जो है इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो आल्टर्स द मैकेनिकल, थर्मल एंड कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़। इसको हम बहुत डिटेल से सारा डिस्कस करते ही आ रहे हैं, वही बात है। नैनो स्ट्रक्चर और नैनो मटेरियल्स एग्जिबिट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं इनकी मैकेनिकल। अगर हम देखें प्रॉपर्टीज़ तो उसमें बेटर हार्डनेस, टफनेस, एलॉयज, डक्टिलिटी, सुपर प्लास्टिसिटी, ये सारी प्रॉपर्टीज़ बेटर होती हैं। इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी की भी मैंने बात की थी, वो भी बढ़ती है, पार्टिकल ज़्यादा हो जाते हैं ना। कैटालिटिक अगर देखें तो वो भी इन्हांस होती है, कैटालिटिक एक्टिविटी। ये भी बात हम पढ़ चुके हैं कि जैसे पैलेडियम कैटालाइज्ड एग्जांपल हमने देखी हाइड्रोजनेशन के केस में। तो नैनो पार्टिकल्स के केस में सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, कैटालिटिक एक्शन भी बढ़ जाएगा, केमिकल रिएक्टिविटी भी बढ़ जाती है। ऑप्टिकल अगर हम देखें तो इसमें भी स्पेक्ट्रल शिफ्ट, ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन, फ्लोरिसेंस प्रॉपर्टीज़, ये सारा कुछ अगर हम देखें तो नैनो पार्टिकल्स के केस में ये भी इन्हांस होता है। मैग्नेटिज्म, वही ना, इंक्रीज्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी ज़्यादा होती है, सुपर पैरामैग्नेटिज्म जो कि फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल्स में पाए जाते हैं। तो मैग्नेटिज्म भी इन्हांस होती है। बायोलॉजिकल में देखें तो इंक्रीज्ड परमिएबिलिटी इंक्रीज करते हैं। परमिएबिलिटी वही, कुछ चीज़ों को आने देना है, कुछ चीज़ों को नहीं। तो जब स्मॉल पार्टिकल्स होंगे तो परमिएबिलिटी भी इन्हांस करेगी। ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनका साइज़ दिया है और मटेरियल्स दिया है कि लाइक नैनो क्रिस्टल्स हैं तो उनका साइज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 to 10 नैनोमीटर डायमीटर इसमें फॉल करेगा। और मटेरियल मेटल्स हो सकते हैं, सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक मटेरियल्स, तो ये आपने सारे देख लेने हैं। कुछ और आके आते हैं, उनका साइज़ क्या है। नैनो ट्यूब्स में ये कार्बन, लेयर्ड मेटल, चाल्कोजिनाइड्स और नॉन पोरस सॉलिड जियोलाइड्स, फास्फेट्स, 2D एरेज, सरफेस एंड थिन फिल्म्स, 3D स्ट्रक्चर। इससे ज़्यादा फिर जब साइज़ हो जाएगा 100 से तो वो बल्क मटेरियल में आ जाएंगे। तो ये आपने देख लेने हैं सारे। कार्बन बेस्ड नैनो पार्टिकल्स एंड फुलीरीन्स इनको कहते हैं। ये ग्रेफिन शीट्स होती हैं, रोल्ड इन ट्यूब्स की फॉर्म में रोल होती हैं, मेनली यूज फॉर स्ट्रक्चरल इन रीइंफोर्समेंट एज दे आर 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन स्टील से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो इसलिए इनका यूज़ स्ट्रक्चरल रेनफोर्समेंट में भी होता है। इसके अलावा जो कार्बन नैनो ट्यूब्स होती हैं वो सिंगल वाल्ड कार्बन नैनो ट्यूब्स हो सकती हैं और मल्टी वाल्ड कार्बन नैनो ट्यूब्स हो सकती हैं। कार्बन नैनो ट्यूब्स जो होती हैं वो यूनिक होती हैं, थर्मली कंडक्टिव होती हैं ज़्यादा अलोंग दी लेंथ की मतलब अगर देखा जाए लेंथ वाइज, लेकिन ट्यूब में देखा जाए तो नॉन कंडक्टिव होती हैं। फुलीरीन्स जो कार्बन एलोट्रोप्स हैं उनका स्ट्रक्चर जो है होलो केज होता है। उनमें 60 जो है कार्बन एटम्स होते हैं, पहले भी बात की है। तो जो C60 है इसको जो है बकमिंस्टर फुलीरीन कहते हैं, ठीक है, बकमिंस्टर फुलीरीन्स कहते हैं। एंड लुक्स लाइक अ होलो फुटबॉल की तरह जो है इसकी अपीयरेंस होती है। द कार्बन यूनिट्स इन दी स्ट्रक्चर हैव अ पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल अरेंजमेंट होती है। इस केस में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी होती है ज़्यादा, स्ट्रक्चर हाई स्ट्रेंथ होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा होती है।
मेटल नैनो पार्टिकल्स में अगर देखें, ये प्रिपेयर फ्रॉम मेटल से प्रिपेयर होते हैं बाय किस मेथड से, केमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल, फोटोकेमिकल मेथड से प्रिपेयर होते हैं। दीज हैव द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड हैव हाई सरफेस एरिया। वही बात बार बार के स्मॉल मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखते हैं, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। डिटेक्शन में, इमेजिंग में यूज़ होते हैं। नैनो पार्टिकल्स आर यूज टू कोट सैम्पल बिफोर एनालाइजिंग से पहले जो है वो अगर हम देखें SCM में एनालाइज करने से पहले जो है सैम्पल की कोटिंग के लिए भी यूज़ होते हैं। सिरेमिक नैनो पार्टिकल्स इनऑर्गेनिक होते हैं, मेड अप ऑफ ऑक्साइड्स, कार्बाइड्स, कार्बोनेट्स, फास्फेट्स से इनकी फॉर्मेशन होती है। हाई हीट रेजिस्टेंस है, फोटो कैटालिसिस, फोटो डिग्रेडेशन ऑफ डाइज, ड्रग डिलीवरी, इमेजिंग में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास सेमीकंडक्टर नैनो पार्टिकल्स। दीज पार्टिकल्स हैव वाइड बैंड गैप्स विच ऑन ट्यूनिंग शोज डिफरेंट कलर्स। ज़्यादा वाइड गैप होता है जिसकी वजह से ट्यूनिंग पे डिफरेंट कलर शो करते हैं सेमीकंडक्टर्स नैनो पार्टिकल। यूज इन फोटो कैटालिसिस में यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, फोटो ऑप्टिक्स में, वाटर सप्लिटिंग एप्लीकेशंस में। इसके अलावा ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये भी आपने देख लेनी है। उसके बाद है पॉलीमेरिक नैनो पार्टिकल्स। नैनोस्फीयर की फॉर्म में होते हैं पार्टिकल्स, मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर है। अगर एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं और पॉलीमर आर यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड। नैनो कैप्सुलर होते हैं, पार्टिकल हैज कोर शेल मार्फोलॉजी होती है। द एक्टिव कंपाउंड्स आर कन्फाइंड एंड सराउंडेड बाय अ पॉलीमर शेल। Controlled release protection of drug molecules, ability to combine therapy and imaging, specific targeting and diagnostic, ये जो इनके एप्लीकेशन है आप कह सकते हैं। थैंक यू सो मच, होप सो आपको समझ आ गया होगा। नैनो टेक्नोलॉजी में ये ठीक है, एक वाइड फील्ड है, बहुत ज़्यादा डाटा हो सकता है, बट जो भी इम्पोर्टेंट बेसिक है वो आपके साथ शेयर कर दिया गया है। आपको कोई कन्फ्यूजन हो, फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई हो, कुछ अच्छा एक्सप्लेन ना किया गया हो या फिर कुछ क्वेरीज, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।